चेयरमैन पीटीआई से आप मिलकर आ रहे हैं और आज ही इन्वेस्टिगेशन उनसे तहकीकात भी की गई, तफ्तीश की गई एक्चुअली 1 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में। आपकी मुलाकात के दौरान उनसे क्या बातचीत हुई और उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वकला को टिकट देने का फैसला किया, क्या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला उसका जवाब है? नहीं, देखिए, पहली तो बात है, आज जो अलकादिर केस ट्रस्ट केस था उसके अंदर हेयरिंग हुई थी। उसमें खोसा साहब जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे चेयरमैन पीटीआई को। तो उसमें तो वो जो रिमांड है वो ही चल रहा है इस वक्त। और जहां तक उस केस का देखें, कल एक डॉक्यूमेंट आया, अगर आपने देखा होगा टीवी पे, जिसमें जो मलिक रियाज साहब की बेटी ने, एक बैंक कह रहा है कि जो पैसे थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नहीं थे, और वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगर नहीं थे, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में बहरिया टाउन के कहने पे इन्होंने भेजे थे। दैट मीन्स वो दैट मनी नेवर बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर उतनी रिपोर्ट नहीं हुई, इससे अलकादिर केस का जो केस है उसकी सारी बेसिस ही उड़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द इस केस में क्वैशमेंट आएगी, क्वैशमेंट पिटिशन, और एक इसमें ये डेवलपमेंट है। अच्छा जी। तो आपकी क्या बातचीत हुई? चेयरमैन पीटीआई की स्पिरिट कैसी थी? क्या स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी अगर 20 दिन के अंदर काबिल कबूल इंतखाब ना करा पाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पहली बात तो ये है कि इसका फैसला अभी आया है। इलेक्शन जून 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। हाँ, वो आइन का झगड़ा है ना, कि पहले आपने पुराने आइन पे फिर नए। जी, आइन जो था वो मार्च में जब हियरिंग हुई थी, वो एफिडेविट भी उसमें दिया गया था, और साथ ये भी कहा गया था कि आइन जो है वो हमने विड्रॉ कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने मार्च वाली हियरिंग में ऑरली ये बात मान भी ली थी। फिर एकदम ये चीज दोबारा जुलाई में वो केस लगा और कहा गया ये इतराजात उठाए गए, और अब ये फैसला है कि आप इलेक्शन कराएं। तो इसका बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि इसके खिलाफ अपील फाइल की जाएगी कि इलेक्शन हो चुके हैं, और इलेक्शन जब होते हैं तो उसके 4 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं कानून के मुताबिक। आप जब ये समझते हैं कि जब अपील होगी तो कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले ये मामला निमट सकता है? कि बिल्कुल निमट सकता है। अपील में देखिए, जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसमें काफी चीजें, क्योंकि कानून में रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कराने की, वो हो चुकी है। इसमें इलेक्शन कमीशन की जो द वे दे हैव प्रोसीडेड इन दिस केस, उसमें थोड़ी मुझे इरेगुलरिटी नजर आ रही है। तो वो अगर पॉइंट आउट करेंगे तो कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है, जुडिशियल रिव्यू करता है, तो उसमें वो चीजों को अप्रिशिएट करके फिर कोई इंजक्टिव ऑर्डर भी आ जाता है और वो सेट असाइड भी हो जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही वर्जन है कि इलेक्शंस हो चुके हैं और वो जून 2022 से जून 2026 तक वैलिड है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप समझते हो अबू सर के जानना जरूरी है? आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है एंड यू आर ऑन योर वे बैक। उस मुलाकात के दौरान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बी और सी प्लान डिस्कस हुआ? देखिए, प्लान यही है, भरपूर बिल्कुल जोर के साथ कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन लड़े जाएंगे। कैंपेन्स भी की जाएंगी, अगर नहीं भी परमिशन होगी तो फिर भी की जाएगी, अदालतों में जाया जाएगा, हर तरह के जो कानूनी तरीकाकार है उसको अख्तियार किया जाएगा, हाई कोर्ट भी जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। बुनियादी हकूक जो है उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और अदालतों से उम्मीद है कि वो इस पे कोई इंसाफ करेंगी। लेकिन जो मैं आपको 3 बातें बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पे डिस्कशन हुई जी, उसमें चेयरमैन पीटीआई का ये कहना था कि जो मैनिफेस्टो का नंबर 1 पॉइंट होगा इस दफा, एजेंडा जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, वो होगा रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये था कि कानून की हुक्मरानी, एक तो एक छोटा सा लफ्ज है, इसकी ट्रांसलेशन तो ये होती है, लेकिन उसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट को हमने फाल अदारा बनाना है, और जो उसका काम है लॉ मेकिंग, और उसकी जो सुपरमेसी है वो इंश्योर करनी है, और उसके अलावा बुनियादी हकूक जो हैं उन पे काफी काम करना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो आपकी जुडिशरी जो है उसके ऊपर जो एक मार्क लग जाता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें रोल प्ले करना है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करें, एग्जीक्यूटिव से भी और पार्लियामेंट से भी, कि वो एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी इंस्टीट्यूशन बने, जिससे मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो होगा और बेहतर होगा। ये 3 जो है
जी, इस पे बहुत फोकस था। उन्होंने 4-5 दफा यही बात की कि हमारे मैनिफेस्टो में होगा और फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने जो बताई है वो ये बताई है कि जी इकोनॉमी को हमने इनोवेटिव तरीके से सारे थिंक टैंक्स होके उनको बिठा के इसको हम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और इकोनॉमी जब दोनों ठीक हो जाए तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है। ठीक है। और एक और उन्होंने पॉइंट कहा है जो वो चाह रहे थे कि उन्होंने इस पे बहुत फोकस करना है, मैनिफेस्टो का भी पार्ट होगा, वो है टाउन प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि वो उन्होंने काफी दफा कहा है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है इसकी वजह से एक तो क्राइम रेट बढ़ता है। जब शहरों की गैर मामूली ग्रोथ होती है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, आबादी बढ़ती है, उससे एनवायरनमेंट खराब होती है, पोल्यूशन फैलती है। प्रॉपरली सिटीज प्लान होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स तो कोर इश्यूज हैं जो आपके मैनिफेस्टो का पार्ट होंगे और पीटीआई इसमें अपना जो है वो इसको प्रेजेंट करेगी। उनका अगर हुकूमत बनती है तो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अबूजर, जस्टिस तारिक के रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा कि आपने तो इस तरह से इसको चैलेंज किया कि वो फैसला ऐसा आ गया जिसके बाद जहां जहां फ्लॉज हैं उसको दूर करके इस्तगासा आगे आएगा। आपके ख्याल में 28 नवंबर को क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे आपसे दूसरा सवाल भी पूछना है, तो इसको आप क्विकली अगर बता सकें। नहीं, देखिए, बड़ी एहतराम के साथ, इज्जत के साथ जो जज साहब के रिमार्क्स थे, मेरे ख्याल से वो थोड़े से मुझे कानूनी तौर पे ठीक नहीं लगे। देखिए, जो सारे उसमें डिफेक्ट्स थे, तो उस डिफेक्ट को क्या हम रहने दें और फिर जेल का ही ट्रायल फेस करें? क्योंकि मकसद तो ये है ना, ओपन कोर्ट चाहिए आपको, तो उसकी रिपोर्टिंग भी हो कि केस जो बना है ये ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लीगैलिटीज पे केस नहीं चल रहा, यहाँ पे एक बयानिया भी बनाया जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वॉयलेशन हुई है। अगर एक्ट वॉयलेशन हुई है, दैट मीन्स जो एक्यूज्ड है वो गद्दार है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टिग्मा का भी इशू है। ओपन कोर्ट होगा, जब रिपोर्ट होगा केस कोई उसमें प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज होंगी तो वो पॉइंट आउट होंगी। पब्लिक जो होती है वो स्क्रूटनी खुद भी करती है। एक तो जजेस करते हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, पब्लिक की भी आय होती है। वो एक क्रिटिक सोसाइटी के अंदर पब्लिक गेज बड़ी जरूरी होती है। इस वजह से वो जो जेल ट्रायल चैलेंज किया गया वो बिल्कुल ठीक स्टेप था, उसको करना चाहिए था। क्योंकि जो जो फ्लॉज थे उस प्रोसेस के अंदर उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। हाँ। और ये टेक्निकलिटीज के पीछे आप तब छुपते हैं जब आपका केस मेरिट पे वीक हो। मेरिट केस वीक नहीं है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई का यही स्टांस है कि ये केस पब्लिक सुने, क्योंकि मेरा मेरिट पे भी केस ठीक है। तो इस वजह से इस ऑब्जर्वेशन से आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हाँ, लेकिन अगर ये मुकम्मल करने दिया जाता ट्रायल तो उसको इसकी बुनियाद से चैलेंज किया जाता, तो इस तरह से पूरा केस जो है वो स्टंप आउट हो सकता था। हाँ, बिल्कुल होती, बुनियाद की जेल ट्रायल था जी। क्या उसकी वजह से अपील भी ना लगे, आपका केस चलता रहे तो आप 1 साल जेल में रहें? मेरा एक सवाल है, अगर आप इस मेरिट पे ठीक है तो आपको इस तरह की टेक्निकलिटीज पे छुपने की जरूरत नहीं है। इसमें आप तभी छुपते हैं जब आपका केस मेरिट पे वीक होता है। दूसरा, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनको दूसरा शो कॉज नोटिस जारी, इसका क्या मतलब हुआ? अब बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है, इसको भी वो चैलेंज कर सकते हैं, दूसरे शो कॉज को? तो जी, पहले जो शो कॉज इशू हुआ था, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो सिर्फ 2 लाइनों का शो कॉज नोटिस था। तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शंस लिए थे काफी ज्यादा कि दिस इज नॉट पर द लॉ, प्रॉपर माइंड जो ओपिनियन जो फ्रेम किया गया है शो कॉज नोटिस इशू करते वक्त, वो प्रॉपरली माइंड अप्लाई नहीं किया गया उसमें, और उन्होंने बाइस भी एलेज किया। वो शो कॉज नोटिस अब दोबारा जो मेरे ख्याल से लिखा है वो जरा लंबा चौड़ा होगा, और मैंने देखा तो नहीं है, और उसमें डिटेल्ड जो होगा वो रीजंस वगैरह प्रोवाइडेड किए होंगे टू क्योर द डिफेक्ट्स व्हिच वर पॉइंटेड अबाउट। खबरें ऐसी भी हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। देखें, इस्तीफा हमारे पास एग्जाम्पल्स तो हैं, कुछ जजेस ने दिया है, लेकिन अगर आपका केस ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कंटेस्ट करना चाहिए और जुडिशल काउंसिल में आपको अपना डिफेंस भी देना चाहिए। और इन केस अगर आपको के पास ऑप्शन बिल्कुल है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में चैलेंज कर सकते हैं, वो आपका पास राइट होता है, और वो अगर वो करते हैं तो बिल्कुल अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अच्छा, ये पर थोड़ी सी बात कर दूं, नैयर साहब जो बात कर रहे थे कि जी लीड करे शेर ना करें, क्वेश्चन आया था। देखें, आप इस वक्त देखें, सर्कमस्टांसेस नॉर्मल नहीं है, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। आपकी जो कन्वेंशनल लीडरशिप थी या जो पहले आपके साथ थी, कुछ तो छोड़ गई है पार्टी, बहुत सारे लोग उसमें से,
और कुछ लोग हैं जो स्कॉन्ड करके बैठे, कुछ हैं अंडरग्राउंड हैं। और जो रोड पे है, जो इस वक्त बाहर निकला हुआ, तो मेरे ख्याल से अगर वो निकल रहा है, वो कैंपेन कर रहा है, वो खुल के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर उनको कोई ओहदा मिलता है तो आई स्टैंड बाय इट, बिल्कुल उनको देना चाहिए, ताकि वो कैंपेन लीड करे और लोगों को वो पसंद आ रहा है KPK में। आप देख लें, वो मतलब कि 6 महीने पहले शेर अफजल मरवत को कोई नहीं जानता था, लेकिन शेर अफजल मरवत इज लीडिंग योर प्रोविंस। वो लोग चाहते हैं, उसके पीछे आ रहे हैं। एक छोटी सी सुनाते हैं, लेकिन वो पूरा जलसा बन जाता है। परवेज दो एक दफा सीट है आपका, इलेक्टेबल है आपका, ठीक है, नौशहरा का, लेकिन शेर अफजल मरवत अगर एक गली में किसी को आवाज दे, उससे ज्यादा बंदे इकट्ठे हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर परवेज उनकी आवाज देने पर कोई और ना आ जाए और